यूएस का कैरियर, आई थिंक इट इज विद इन द रेंज ऑफ देयर सबसे कम मार करने वाले मिसाइल की रेंज में यूएस का कैरियर खड़ा है। अगर यूएस के कैरियर को अटैक करना तो भाई अभी कर लो, गूगल अर्थ पे दिख रहा कहाँ यूएस का कैरियर, कर लो अटैक। और जो उस कैरियर के नीचे 3 या 4 न्यूक्लियर सब चलेंगे, उस पे कौन सी खुर्रमशार मिसाइल चलाओगे, उस पे कौन सी अब्दाली मिसाइल चलाओगे, क्योंकि हम नो सबमरीन टारगेटिंग मिसाइल्स। और जो वो फिर मिसाइलें दागेंगी और जो फिर वो तांडव मचाएगी, उसका क्या होगा? तो अल्टीमेटली इन्हें पता ही नहीं कर क्या रहे, इनके हॉर्मोन्स, इनकी इज्जत की बात थी, हॉर्मोन्स हिलते दिखते, इनका दिमाग कह रहा जी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करेंगे। अमेरिका ने बोला ठीक है भैया कर लो, हम तो तैयार है। अगर तुमने कर लिया तो वो रेड लाइन क्रॉस करोगे जो हम तुमसे चाहते हैं, क्योंकि तब अमेरिका का सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी का खतरा बन जाएगा। आपने 5,000 अमेरिकन को मारने की कोशिश की, तो जो 9/11 के बाद हुआ वो हुआ। ये अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पे अटैक करने का मतलब है 7 अक्टूबर 2023 वाला हमास का अटैक, जबकि हसन नसरुल्लाह के पास भी प्रपोजल गया था, हसन नसरुल्लाह ने अटैक किया, क्योंकि हसन नसरुल्लाह समझता था इजराइल इतना टूटेगा मुझ पे, इतना टूटेगा मेरी कबर बना देगा। कबर तो उसकी वैसे भी बनी, बट ही नेवर डियर्ड। और ये जो इस्माइल हनिया था ये खेल गया, मैं कर लूंगा। इस्माइल हनिया के साथ क्या हुआ और कहाँ मारा गया आप जानते ही, हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। हसन नसरुल्लाह डिड नॉट डू इट, और उसने बताया भी था ये मत कर, दिस इज नॉट राइट। इस्माइल हनिया ने माना नहीं, उसके पास खमेनी का अप्रूवल था, उसने जाके कर दिया। ठीक वही बात है, अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर अटैक करेंगे, दिस विल बी 7 अक्टूबर लाइक अटैक। यू कैन डू इट, यू कैन हैव योर डे, यू कैन हैव अ फ्यू आवर्स। उसके बाद क्या होगा, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिकंसाइल विद। उसके बाद गाजा में एक अनुमान है 1 लाख लोग मर चुके हैं लगभग। तो उसके बाद जो इम्प्लीकेशन होगा वो आपको मतलब 1 का 100 लगभग का रेशियो हो रहा है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट रेशियो, देन गो एंड डू इट। भाई आपकी औकात नहीं है, आपकी मिसाइलों की, आपका फसाद टूट चुका, आपका शीशे का महल टूट चुका, चुपचाप सरेंडर करो, क्योंकि ट्रंप के डॉक्यूमेंट में सरेंडर, हॉर्मोस सरेंडर, और उसके बाद हम जाएंगे न्यूक्लियर पे, न्यूक्लियर की व्यवस्था उसके बाद करेंगे, हॉर्मोस पे हम सरेंडर करोगे। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, कोई नेगोशिएशन डिस्कशन। अब देखते हैं आगे क्यों। अब इसराइल पे, इसराइल पे बड़ी विचित्र समस्या है। इसराइल के जो इंटरनल पॉलिटिकल समीकरण है वो थोड़े हिलते नजर आ रहे हैं, काफी डिवाइडेड हाउस मुझे दिख, बट आई एम श्योर कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो अलायंस है दैट शुड बी एबल टू मेक इट। और आप जानते हैं कि ईरान और तुर्किया का जॉइंट वेंचर है, दे डोंट वांट नेतन्याहू टू विन। आज नेतन्याहू ने 2-3 चीजें तो कल मैंने जैसे आपको बोला, उन्होंने कहा तो हम अपना एयरक्राफ्ट बनाएंगे, और ये एयरक्राफ्ट हमें आगे बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे मुझे नहीं पता, संभवतः ये एयरक्राफ्ट इंडिया के साथ बनेगा। नेतन्याहू ने कहा यार ये जो शिया मलेशिया है ये अभी इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इनको आन का हम काम तमाम करें। और नेतन्याहू ने ये भी कहा कि जो भी इसराइल का खतरा कहीं से भी मिलेगा, चाहे उसका किसी के साथ अलायंस हो या ना हो, वो किसी के पार्टनरशिप में हो ना हो, तो इसराइल उस खतरे को एलिमिनेट करेगा। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपका तुर्किया पार्टनर है, आपका कतर पार्टनर है, जो भी आपका पार्टनर है, हम उस अलायंस को खत्म करेंगे, उस अलायंस को नहीं छोड़ेंगे। तो नेतन्याहू की क्लियर ऑब्जेक्टिव्स है। और आप जानते हो कि आज लेबनान की मीटिंग हो रही है, एक हो गई है, कल सुबह फिर कंक्लूड होगी। लेबनान में भी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं आपको डेवलपमेंट्स बताऊं, जो लेबनान का फॉरेन मिनिस्टर है उसको मार्गो रूबियो ने इस मीटिंग से बाहर रखा है, क्योंकि वो हिजबुल्ला का आदमी है। अजीज, आई थिंक इज नेम रईस अजीज, उसको इस मीटिंग से बाहर रखवाया गया है बिकॉज ये हिजबुल्ला का बंदा है, कि हिजबुल्ला इंटरफेयर ना करे, और हिजबुल्ला की सेना इस बंदे फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका ने बाहर रखवा दिया। इज नॉट पार्ट ऑफ द मीटिंग। जोसेफ आयोन ने अर्दोगन का प्रपोजल फिलहाल नहीं लिया कि तेरी सेना यहाँ आएगी, दे विल ट्राई टू कंट्रोल इट, व्हिच इज गुड थिंग। अब जब कल इन्होंने पीस बोर्ड का पैंतरा चला, सा पीस बोर्ड, ट्रम्प बड़ा खुश गया, आया पीस बोर्ड, मेरा पीस बोर्ड इज वर्किंग एंड ऑल दैट। और फिर ये कोई अब पैसे देने को कोई पीस बोर्ड में तैयार है नहीं, कोई फोर्स बोलने को तैयार नहीं, पाकिस्तान गायब हो गया। अब यहाँ पे नया पैंतरा चल गया। नए पैंतरे के 3 खिलाड़ी, तुर्किया, कतर और इजिप्ट। तुर्किया, कतर और इजिप्ट कह रहे हैं देखो साहब ऐसा है ट्रम्प साहब, आप तो पीस बोर्ड की बात कर रहे हो। कह रहे हाँ, पीस बोर्ड का मतलब पीस, हाँ बिल्कुल, ये जो इजरायली हमास पे बॉम्बिंग कर रहे थे ये तो पीस के वायलेशन है।
तो ये तो आपने पीस बोर्ड अगर बनाया पीस के लिए, उस पीस का फंडामेंटल वायलेशन आपका इसराइल कर रहा है हमास में बॉम्बिंग करके। ये नई चाल चली है कतर ने, तुर्किया ने और इजिप्ट ने। तो कतर, तुर्की और इजिप्ट को बोलो यार, उस पीस बोर्ड में एक क्राइटेरिया था हमास डिसआर्म होगा। अगर हमास ने हथियार छोड़ दिए तो निहत्तों पे तो कोई हमला कर नहीं रहा। आपके हाथ में हथियार है, somebody with a better हथियार is coming and taking you out। तो आप हथियार छोड़ दो, आप अटैक के पात्र नहीं बनोगे। वहां लेबनान की आर्मी ने भी, लेबनान में कुछ असला बारूद हिजबुल्लाह का रिकवर कर, हिजबुल्लाह पे भी बॉम्बिंग हुई आज। तो अब ये एक विचित्र प्रकरण है जहां आप इसराइल को कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि इसराइल अपने आप को क्यों डिफेंड कर रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, इसराइल अपने आप को हमास के अगेंस्ट डिफेंड करा करा। साहब देखो पीस डील में ना, ये पीस का वायलेशन, आपका इसराइल पीस का वायलेशन कर रहा है। भाई एक बार बताओ, हमास से डिसआर्म किया, हमास ने हथियार छोड़ दिए। और वैसे भी जो पीस डील की संरक्षण है उसको लेके इसराइल का तो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, हम ये पीस डील मानते ही नहीं, हम इस पीस बोर्ड को मानते ही नहीं। जब तक हमास डिसआर्म नहीं होगा और इसराइल डजंट एंश्योर इट इज डिसआर्म, तो पीस डील है, हमास कह रहा है इस गोदाम से हथियार रख के उस गोदाम में रख दूंगा, हो गया डिसआर्म। ये तो होगा ही। मतलब आप देखिए क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं हमास को बचाने के लिए। क्यों? लॉजिक बिल्कुल सिंपल, इनमें से कोई भी मुल्क हमास, हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, इन सबको खत्म होना नहीं चाहता, शिया मलेशिया। क्यों? क्योंकि ये इनके लिए जिहाद करते थोड़े छोटे पैसों पे, थोड़े हथियार दे दिए, छोटे पैसे दे, जाके इसराइल से लड़ो। ये इजिप्ट लड़ने आएगा तो इसराइल ठोक देगा, तुर्किया आएगा नहीं लड़ने, कतर की तो औकात भी नहीं लड़ने की। पर अगर एक छोटा मोटा जिहादियों का संगठन है आगे, जो पाकिस्तान की तरह कुछ सिक्कों के लिए जिहाद करे, तो यहां से बैठे बैठे मैं रिमोट कंट्रोल जिहाद कर रहा हूँ, यहाँ से बैठे बैठे मैं रिमोट कंट्रोल पे चल अटैक कर, चला यहाँ करूँ चाहे यहाँ करूँ। इसीलिए अल्टीमेटली ये लोग, इनके एसेट्स हैं, आप समझिए, लोग इनके एसेट्स हैं। दे डोंट वांट देयर एसेट्स टू गो डाउन, दे डोंट वांट देयर एसेट्स टू गो डाउन, इसलिए सारा खेल हुआ। इसीलिए एसेट को लिमिट करो। लिमिट क्यों करो? आप बोलो सुमित भाई लिमिट क्यों करो? अगर इस एसेट को लिमिट नहीं करोगे तो आईआरजीसी बनेगा। तो ये आईआरजीसी बनेगा, यानी कि एक मौलाना के कंट्रोल में आएगा, मौलाना आपको पिछवाड़े पे लात मारेगा, उसकी अपनी सेना होगी और देश की सेना अलग होगी। तो आईआरजीसी खुमैनी की सेना है, 2.25 लाख की, और वो सेना हर चीज कंट्रोल करती है। तो इसीलिए जब तक ये छोटे टिन्नी मिनी जहादी संगठन रहेंगे, आप पे आश्रित रहेंगे पैसे के लिए, ताकत के लिए, लेजिटिमेसी के लिए, आप इनको चलने दोगे। जैसे ये बड़े होंगे आईआरजीसी बनेंगे, आपको खा जाएंगे। इसीलिए चाहते हमास, हिजबुल्लाह जिंदा रहे, खत्म ना हो, बट इतने बड़े भी ना हो कल को हमारे लिए थ्रेट बने। मतलब जुलानी कल को बन जाए। जुलानी भी तो इन्हीं के एक संगठन का एक नेता है ना। फिर जुलानी का रोल मॉडल क्या है कि जो एक इनमें से एक जुलानी भी सूट कोट सूट टाई लगा लेगा, बोले कल से मैं जेंटलमैन बन गया। तो इसीलिए छोटे मोटे रहो, छोटा मोटा लड़ते मरते रहो, तुम्हारे 10 मर जाए उनका 2 मर जाए, ऐसे काम करते रहो, बड़े मत। हाँ, बट हमारे कहने पे जिहाद करो और जिससे हम कहते हैं उसके अगेंस्ट जिहाद करो, ये उनका सिंपल मोटिव है। इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। बट इसराइल नोज हाउ टू प्ले द गेम। इसराइल को पता है इस परिस्थिति से कैसे बचना है और परिस्थिति को कैसे संभालना है। इसराइलियों के अलावा नोबडी नोज बेटर देन इसराइल। तो यहाँ इसराइल के आसपास माइनफील्ड्स लगाना, पॉलिटिकल माइनफील्ड्स, टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक माइनफील्ड्स लगाने की कवायद जारी है। देयर आर फोर्सेस which are working to scuttle Israeli elections. There are forces which are working to target Netanyahu, his family. There are forces which are waiting for Israel to do a mistake and come. क्योंकि even if you lose this war as Iran, if you dismantle Israel और Israel का बड़ा नुकसान करोगे, आप तब भी आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की। तो इसराइल बेचारा एक ऐसी पोजीशन पे है कि it become the most prized catch. अमेरिका तक हम पहुंच नहीं सकते यार, बहुत दूर है। अमेरिका अपने बेसों में से सिपाही निकाल के कंसंट्रेट कर रहा। सो व्हाट इज योर मोस्ट प्राइज्ड कैच? योर मोस्ट प्राइज्ड कैच इज इजराइल। इन एनी वे इसराइल में कुछ हो जाए, हमारा काम हो गया। तो इसीलिए इसराइल को थोड़ा अपनी परिस्थितियों को बच के चलना पड़ेगा। ये रहा आपका इसराइल वाला मसला। अब इंडियन शिप का क्या मसला? सब इंडियन शिप को लेके खबर आ रही है, गल्फ ऑफ ओमान के पास दिस इंडियन शिप नोरली करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हिट हुआ है और वो अभी सिंक हो चुका है। ये यमन के पास हिट हुआ है और इसमें ये इंडियन फ्लैगशिप था